ये जो हमने बनाया है ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम सॉलिड की बात करते थे, तो सॉलिड में मान लो कोई बहुत बड़ा सा कोई वुडन ब्लॉक हो, उस वुडन ब्लॉक में एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं मैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो सॉलिड में से तो कोई छोटा सा टुकड़ा काट कर निकालना या सोचना कि उसमें से हमने काट करके एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, वो तो सोच हम पाते हैं, वो तो हमको समझ में आता है कि हाँ वो काट कर निकाल लिया। लिक्विड में कैसे काट कर निकालेंगे, लिक्विड तो कहीं रुकता ही नहीं है, लिक्विड तो फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनेशन है, हमने इमेजिन करा कि लिक्विड का एक इस तरीके का ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक शेप का हमने एक सेक्शन मान लिया कि हमने उसमें से काट कर निकाल लिया। भाई हम हवा में चारों तरफ क्या है, गैसेस का अलग अलग मिक्सचर है, तो क्या मैं हवा को ऐसे काट सकता हूँ? नहीं काट सकता। और काट भी अगर दिया, हमने कहा कि चलिए ये जो ब्लेड्स हैं, फैन के जो ब्लेड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हवा को काटते ही तो हैं। तो क्या आप उसका एक सेक्शन देख सकते हो? हम देख भी नहीं सकते उसको। तो लिक्विड का भी इसी तरीके से हम उसको काट कर सेक्शन को कहीं अलग ले जाएं, वो हम नहीं देख सकते। ठीक, लेकिन पास्कल्स लॉ ये कहता है कि लिक्विड में अगर किसी भी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो उसमें हर जगह बराबर प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर होगा हर जगह। ठीक है, अब उस इक्वल प्रेशर को प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, हमने माना कि चलिए हमने इस तरह से एक प्रिज्म की शेप का, जो पूरे के अंदर कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो प्रिज्म की शेप का लिक्विड का एक टुकड़ा मैंने काट लिया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली उसको मैं काट के अलग से दिखा नहीं सकता। ठीक, आप समझ गए मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप इसी चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे कि कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट बस अभी स्टार्ट ही करेंगे, कुछ और पूछ रहे थे? अच्छा अच्छा, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, consider a small element ABCDEF in the form ABCDEF in the form of a right angled prism, in the form of a right angled prism, in the form of a right angled prism in the interior of a fluid at rest, in the interior of a fluid at rest, in the interior of a fluid at rest। उसके बाद नोट करें, सपोज द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर, ये भी लिखवा दिया था आगे, है ना? ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, सपोज suppose the fluid exerts suppose the fluid exerts pressure PA, PB and PC, pressure PA, P subscript में B and PC। Suppose the fluid exerts pressure PA, PB and PC on the faces BEFC, on the faces BEFC, ADFC, ADFC and ADEB respectively, and ADEB respectively of this element। एलिमेंट का मतलब टुकड़ा होता है, याद रखना। तो हमने एक लिक्विड का एक छोटा सा टुकड़ा एज्यूम कर रखा है। ऑफ दिस एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, and let the corresponding forces and let the corresponding
and let the corresponding normal forces on these faces, corresponding normal forces on these faces are FA, FB and FC. Are FA, FB and FC. Full stop. Let AA, AB and AC be their respective फेस एरियाज। ठीक है, अब ये जितना भी लिख रहे हैं ये सब कुछ हमने एज्यूम करा है। हमने ये मान लिया कि एक छोटा सा हमने प्रिज्म की शेप का, जो राइट एंगल्ड प्रिज्म है उसकी शेप का, हमने एक पानी का या जो भी लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है उस लिक्विड का एक टुकड़ा एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। ये एंगल थीटा है। उसके बाद सपोज द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर पी ए, पी बी एंड पी सी ऑन द फेसेस। ये जो फेस है बी ई एफ सी, ये जो नीचे वाला फेस है, इस फेस पर मान लिया कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पी ए। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरा फेस है ए डी एफ सी, ए डी एफ सी पर लिक्विड जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पीबी। और ए डी ई बी इस पर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पीसी। तो जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जब प्रेशर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स भी है और एरिया भी है। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि बी ई एफ सी पर प्रेशर पी ए है, तो मैंने ये कहा कि ये नीचे से और इस फेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ ए। आप कहेंगे पी ए क्यों नहीं रिप्रेजेंट करा, क्योंकि इस तरीके के डायग्राम्स में सिर्फ हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स ब्रेक करे जाते हैं या फोर्स के करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ए डी एफ सी, ये वाला जो फेस है इस तरीके का, ये जो स्लोप की शेप में आपको फेस दिखाई दे रहा है, इस फेस पर लगने वाला प्रेशर है पी बी। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली फोर्स क्या हो गया, एफ बी, एफ बी। इसी तरीके से ए डी ई बी, इस वाले फेस पर लगने वाला प्रेशर है पीसी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली फोर्स क्या हो गया, एफ सी। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का मतलब आप समझ गए होंगे कि बी सी एफ ई, ये जो एरिया ये रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना मान लिया इसका, नीचे वाले का ए, जहां पर फोर्स ए लग रहा है उसका एरिया, उस पूरे फेस का एरिया हमने ए मान लिया। जहां पर फोर्स बी लग रहा है उस पूरे का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ए बी मान लिया। जहां फोर्स एफ सी लग रहा है उस पूरे का एरिया हमने ए सी मान लिया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप इसमें ये कहेंगे कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इन right triangle ABC, let angle AC be, let angle ACB is equal to theta. let angle ACB is equal to theta. अच्छा, एक चीज हमने ये देखी थी वेक्टर्स में, एक चीज हमने ये देखी थी कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर को मैं, अगर मान लीजिए ऐसे वेक्टर दे रखा है कोई ऐसे, तो इस वेक्टर को मैं ना इसी डायरेक्शन में कितना भी मैं आगे लेकर चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वेक्टर को इस मैं ऐसे पैरेलली आगे या पीछे कितना भी लेकर चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस मैं वेक्टर की डायरेक्शन ना चेंज कर दूं। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तब हम बोलेंगे कि वेक्टर में चेंज आया। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो हम कहेंगे वेक्टर एज इट इज है, वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जरा देखो, एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, ये इस डेरिवेशन से अलग है, इस वजह से इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, ये आपके समझने के लिए है। नोट करके लिख लीजिएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस विल बी angle between two lines will be the same as the
एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। Angle between two lines will be the same as the angle between their perpendiculars. दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल उन दोनों लाइंस पर अगर अलग अलग हम परपेंडिकुलर डालें तो उनके बीच में भी सेम एंगल बनेगा। वो चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। हमें इस थीटा की बात करनी है, तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये वाली जो लाइन है बीसी और जो ये वाली लाइन है एसी, ये इसके बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो अगर हम बीसी पर परपेंडिकुलर डालें, मैं यहाँ पर अब इसके बाद में हम ये लाइन बना रहे हैं यहाँ पर ऐसे बीसी। ठीक है, डेरिवेशन में भी ये चीज बनाकर दिखा देना। ये है लाइन बीसी और ये वाली लाइन है एसी। दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब आप क्या करिए, आप देखिए कि बीसी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर कहाँ पड़ेगा, ऐसे। ये बीसी पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और एसी पर परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे। एसी पर परपेंडिकुलर ये हो गया। ये समझ में आता है? ठीक है भाई, मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि एक लाइन है बीसी और एक लाइन है एसी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही ऐसे ही। अभी पता नहीं क्या है मेरे दिमाग में, वो छोड़ो। और ऐसे ही मैंने क्या करा, एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये भी ऐसे ही कर दिया। अब मुझे अचानक याद आया कि इन दोनों के बीच में तो एंगल थीटा बन रहा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, यानी कि ये वेक्टर्स हो गए एक तरह से। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर ही तो फोर्स ली है हमने, नॉर्मल फोर्सेस लिखा है ना यहाँ पर, नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक तरह से ये फोर्स ही तो है, एफ सी, सॉरी एफ बी, ये एफ बी वाली फोर्स है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाले वेक्टर को ऐसे 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 आगे खींच सकता हूं, मैं इसको पैरेलली ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूं। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं ज्वाइन हो जाए, तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स के बीच में भी एंगल थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं यहाँ पर कि एक डायरेक्शन ये वाली, और एक डायरेक्शन ये। ठीक है, ये हो गया बेटा एफ बी और ये है थीटा। अब ये डायरेक्शन क्या है ये मुझे पता नहीं, तो मैं कह सकता हूँ इसको कुछ, क्या कह सकते हैं? हाँ जी, 90 डिग्री किसके साथ बन रहा है, बीसी के साथ। और ये जो एफ बी है ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, एसी के साथ। लेकिन ये आपस में क्या एंगल बनाएंगे, ये आपस में वही एंगल बनाएंगे जो इनके परपेंडिकुलर्स बना रहे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, बीसी और एसी के बीच में एंगल थीटा है, तो बीसी पर जो परपेंडिकुलर है और एसी पर जो परपेंडिकुलर है, उनके इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो उनके बीच में भी एंगल थीटा ही बनेगा। मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे पास एक फोर्स का ये कंपोनेंट, ये एफ बी दे रखा है यहाँ पर, और इधर ये थीटा है, तो इसके साथ वाला फोर्स क्या होगा, साथ वाला कंपोनेंट एफ बी कॉस थीटा। ये हो गया एफ बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा। एफ बी साइन थीटा। यहां तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सभी बच्चे। इस डायग्राम में आप पास्कल्स लॉ अगर करेंगे, एनसीईआरटी से करोगे या एसएल से करोगे, या अगर नोट्स से भी रिवाइज करोगे, तो उसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ये याद रह गया तो आगे का डेरिवेशन कर लोगे, नहीं तो भूल जाओगे, अटक जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा आगे। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा टर्म टू में डेरिवेशंस की खास इंपॉर्टेंस है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम ये कहेंगे, as the liquid element is in equilibrium,
as the liquid element is in equilibrium, so the fluid force should balance in various directions. So the fluid force must balance in various directions. इन वेरियस डायरेक्शंस। देखिए ऐसा है कि ये जो एफ बी है, ये वाली फोर्स तो ये हो गई। अब इस पर, इसी में मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एक फोर्स तो ये हो गई और एक फोर्स ये हो गई। ये वाली फोर्स तो नीचे की तरफ जा रही है और ये वाली फोर्स इस तरफ जा रही है। ये समझ रहे हैं? इस वाले डायग्राम से अगर कोरिलेट करके देखें तो क्योंकि लिक्विड जो है वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में, लिक्विड में किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, तो जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है और जो इस डायरेक्शन में फोर्स है, देखिए ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस हो जाएगा, तभी तो फोर्स बैलेंस होगी, तो लिक्विड रेस्ट में है। तो मैंने ये कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट फोर्स क्या लग रही है, एफ सी, और राइट टू लेफ्ट फोर्स कौन सी लग रही है, ये वाली एफ बी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टली एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। ठीक है। वर्टिकली, वर्टिकली देखिए तो वर्टिकल फोर्स ये तो लग रही है नीचे की तरफ और ये लग रही है ऊपर की तरफ। ये लिक्विड एलिमेंट को रेस्ट में रहना है, ठीक। तो इसका मतलब ये नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो एफ ए इज इक्वल टू, नीचे वाली क्या है, एफ बी कॉस थीटा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया? एफ बी साइन थीटा। आप देखिए एफ बी साइन थीटा कौन सी फोर्स है, ये तो एफ बी लग रही है इस तरफ, एफ बी तो लग रही है फोर्स इस तरफ, ये एफ बी फोर्स तो इस तरफ है, और एफ बी साइन थीटा इधर लग रहा है, एफ बी कॉस थीटा इधर लग रहा है। वो मैंने बड़ा वाला डायग्राम यहाँ पर इधर इस तरह दिखा दिया। एफ बी साइन थीटा तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है राइट से लेफ्ट, और एफ बी कॉस थीटा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो आप ये देखिए एफ बी साइन थीटा कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और एफ सी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ सी और एफ बी साइन थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। जब वो इक्वल होंगे तो तभी तो लिक्विड रेस्ट में रहेगा। समझ गए? हाँ, इसी तरह से जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो लिक्विड रेस्ट में रहेगा। तो वर्टिकल फोर्स क्या है, नीचे से ऊपर तो एफ ए है, और ऊपर से नीचे ये एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला एफ बी कॉस थीटा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंगल के साथ जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है एफ बी का। लेकिन जो मैं इस डायग्राम में देख रहा हूँ, इसमें इस डायग्राम के हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ बी साइन थीटा है, इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टली में लिखा एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। शायद समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, अब आप ये देखो, अब हम ये कहेंगे कि जब मैं इस इस फेस की बात कर रहा हूँ, इस फेस पर लगने वाली फोर्स एफ ए है, ठीक। तो इस फेस का एरिया कितना था, ए ए, इस फेस का एरिया कितना था, ए ए था। और याद रखिएगा जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने जो भी एरिया है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, तो ये बुक एक एरिया है, ठीक है। तो एरिया में क्या है, एक तो ये लेंथ हो गया, लेंथ यानी कि मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस यानी कि ये इसकी हाइट मान लीजिए, चलिए। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये अब एक ही तो डायरेक्शन बची, जेड एक्सिस ही तो बची, और कोई चौथी डायरेक्शन होती नहीं है। तो इसका मतलब ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। वो जेड एक्सिस क्या है, वो जेड एक्सिस इस एक्स पर भी परपेंडिकुलर है और इस वाई पर भी परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो एरिया है, एरिया को अगर हम वेक्टर एज्यूम करते हैं तो एरिया अपने नॉर्मल डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर सकता है और किसी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता। समझ गए? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं, बी ई एफ सी, ये जो नीचे बेस वाला जो एरिया है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में, ये जो एफ है। ऐसे ही अगर मैं ए डी एफ सी की बात करूं तो इस पर नॉर्मल कौन सा है, जो नॉर्मल फोर्स है, एफ बी। ऐसे ही अगर ए डी ई बी की बात करूं तो इस पर नॉर्मल का है, एफ सी। तो आप बस सिमिलरली करके लिखिए यहाँ पर, सिमिलरली सिमिलरली
area will also have the same components, will also have the same components. किस तरह से? जैसे हमने FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा लिखा है, इसी तरह से आप सीधा बोलिए AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। एंड जैसे FA इज इक्वल टू FB cos थीटा लिखा है, इसी तरह से AA इज इक्वल टू AB cos थीटा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फोर्स FA है इसके कोरोस्पोंडिंगली एरिया AA है। ठीक है, जो हमारा FB है उसके कोरोस्पोंडिंगली एरिया AB है, तो इसलिए इसके जो कंपोनेंट्स है वो भी बिल्कुल उसी तरह से डिवाइड होंगे जैसे कि फोर्स के हुए। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसमें आपको याद रखने वाली चीज बस ये है कि जो साइन वाले हैं साइन वाले को डिवाइड कर दो, इसी तरह से कॉस वाले को डिवाइड कर दो। हम ये कहेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1/3, डिवाइड इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये मैं जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी मुझे साइन थीटा दिखाई दे रहा है और इसमें भी साइन थीटा दिखाई दे रहा है, ताकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड विल गेट डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि FC अपॉन AC इज इक्वल टू FB साइन थीटा अपॉन AB साइन थीटा, FB साइन थीटा अपॉन AB साइन थीटा। इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, FC अपॉन AC इज इक्वल टू FB अपॉन AB। इसको आप बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। और फिर मैं इस तरफ ये मिटा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब कहिए डिवाइड इक्वेशन 2/4। पहले 1 को 3 से डिवाइड करा, क्यों करा, ताकि साइन से साइन कट जाए। और इसी तरह से अब 2 को 4 से डिवाइड करूंगा ताकि कॉस से कॉस कट जाए। डिवाइड इक्वेशन 2/4। तो FA अपॉन AA इज इक्वल टू FB cos थीटा अपॉन AB cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। मैं ये देख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 5 जो है, इक्वेशन नंबर 5 में है FC अपॉन AC इज इक्वल टू FB अपॉन AB, तो ये भी FB अपॉन AB के इक्वल है। और इक्वेशन 6 जो है वो भी FA अपॉन A इज इक्वल टू FB अपॉन AB, ये भी FB अपॉन AB के इक्वल है। तो मैं ये कहूंगा कि 5th और 6th इक्वेशंस को हम अगर यूज करें तो यहाँ आप लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, FA अपॉन AA तीनों ही इक्वल हो जाएंगे इज इक्वल टू FB अपॉन AB इज इक्वल टू FC अपॉन AC। समझ गए होंगे भाई, FC अपॉन AC ये भी FB अपॉन AB के इक्वल है, और FA अपॉन AA ये भी FB अपॉन AB के इक्वल है। तो इसका मतलब FA अपॉन AA इज इक्वल टू FB अपॉन AB इज इक्वल टू FC अपॉन AC। अच्छा, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर एट फेस A, फेस स्मॉल a, ये हमारा स्मॉल a हमने फेस लिया था, ये क्या हो गया, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C। ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था। इसमें आप लिखेंगे दिस प्रूव्स पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, this proves Pascal's law of transmission of fluid pressure. Pascal's law of transmission of
फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, कि हमने एक लिक्विड एलिमेंट लिया और उस लिक्विड एलिमेंट के तीन फेसेस लिए, उन तीन फेसेस पर, तीनों ही फेसेस पर प्रेशर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अगली चीज है जो पूछी जाती है वो क्या है, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ नोट करें आप, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, नोट करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स C1 एंड C2। चार पांच पॉइंट्स लिखवाऊंगा इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ two cylinders C1 and C2 connected to each other by a pipe. C1 and C2 connected to each other by a pipe. Full stop. The cylinders are fitted with watertight the cylinders are fitted with watertight frictionless pistons of different cross sectional areas. Watertight frictionless pistons of different cross sectional areas. Next point, the cylinders and the pipe contain a liquid. The cylinders and the pipe contain a liquid, and the pipe contain a liquid. Suppose, या चलिए छोड़िए, अभी बस इतना लिखिए, इसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे हम। याद रखना, डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है कि ये वाला जो एरिया है थोड़ा छोटा दिखाई दे और ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, सिमेट्रिकल मत बना देना, नहीं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कोई फायदा नहीं होगा।
ये फिगर है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट की, बिल्कुल सिंपल सा फिगर है और सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अंदर जो ये पूरा पोर्शन है इसमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना लीजिए कि एक लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये तो हो गया पाइप। इधर मेंशन करिए C1, इधर मेंशन करिए C2। ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है। ये एक पिस्टन इधर लगा हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा सा पेडल लगा हुआ है जिस पर पैर से प्रेस करते हैं। और इस वाले पिस्टन के ऊपर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर बड़ी से हैवी चीज, चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, वो भी खड़ा कर दिया जाता है यहाँ पर। और हम बहुत मामूली सा फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा फोर्स हमको मिल जाता है, ज्यादा फोर्स मिलता है। और उससे हम लोड को उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हैवी से हैवी गाड़ी हो, उस पर कितना भी कैसा भी पंचर, टायर पूरी तरह से बर्स्ट हो गया हो, उसके बावजूद भी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि जो वो स्क्रू जैक होता है, तो उसको वो जो पंचर लगाने वाला बंदा होता है वो लगाता है नीचे और एक दो बार पैर उस पर मारता है और वो ऐसे उठ जाता है। और जो हमारे पास कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हम जो स्क्रू जैक लेकर बैठते हैं उसको तो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, वो बड़ी मुश्किल से उठता है ऊपर, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है उसमें। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें पास्कल्स लॉ यूज होता है। ये लिक्विड जनरली ऑयल भरा जाता है इसमें, ऑयल कोई भी, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपको कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का ऑयल डालना है। बस इतना ध्यान रखते हैं कि उसमें चिपचिपापन थोड़ा कम हो, मतलब विस्कोसिटी थोड़ी कम हो। विस्कोसिटी हम बताएंगे, अभी अगला टॉपिक वही है, वो अभी करेंगे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने ये कहा सबसे पहले कि ये चीज मेरे हाथ में है कि मैं कितनी फोर्स लगाता हूँ, तो ये हमारे हाथ में है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस वाले पोर्शन में जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया मैंने मान लिया स्मॉल है और पिस्टन पर लगने वाली फोर्स को हमने मान लिया स्मॉल है, क्योंकि ये छोटा है सिलेंडर तो इसकी फोर्स को स्मॉल एफ और एरिया को स्मॉल ए मान लिया। नोट करेंगे, सपोज अ फोर्स स्मॉल एफ इज अप्लाइड, suppose a force small f is applied on the smaller piston is applied on the smaller piston of cross sectional area small a. Of cross sectional area small a, then next point note करें, then pressure exerted on the liquid तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है, लिक्विड तो सेम है ना, यहाँ से लेकर वहां तक लिक्विड तो एक ही है। लिक्विड अलग अलग होता तो प्रेशर अलग अलग हो सकता था, लिक्विड एक ही है। ठीक, तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, according to Pascal's law, same pressure capital P is also transmitted
is also transmitted to the to the larger piston is also transmitted to the larger piston. Therefore, force on larger piston is, भाई जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं उस पर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लार्जर पिस्टन पर जो फोर्स है उसको कैपिटल एफ बोला, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू कैपिटल ए। ठीक, आप कहेंगे कैपिटल पी तो हमने इसका प्रेशर लिया है, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर होगा। फोर्स और एरिया अलग है, हाँ ठीक है, पता है वो हमको, फोर्स और एरिया अलग है, लेकिन प्रेशर सेम होगा, पास्कल लॉ ये बोलता है। अच्छा, अब हमने कहा कि कैपिटल एफ कितना होगा, कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए। अब यहां से क्या करिए, स्मॉल एफ को अलग कर लो, आप ऐसा कह दो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। लिख सकता हूं ऐसे, ऐसे लिखा जा सकता है। अरे ठीक है ना, ए अपॉन स्मॉल ए लिख दिया और एफ अलग लिख दिया, समझ गए। ठीक, अच्छा, अब एक चीज आप समझेंगे, एक लाइन तो वो लिख लो जो हमको एग्जाम में लिखनी है, बस एक ही लाइन लिखेंगे, हमें एग्जाम में ये लिखना है, सिंस capital A is greater than small a, therefore capital F is greater than small f, therefore capital F is greater than small f। और फिर लिखेंगे hence by making the ratio, अभी समझा दूंगा, अभी बस लिख लो इसको, hence by making the ratio capital A upon small a large, hence by making the ratio capital A upon small a large, very heavy loads like cars and trucks, like cars and trucks can be lifted by the application of a small force, can be lifted by the application of a small force। अब जरा देखो क्या है फंडा, क्या है यहाँ पर। हमने ये देखा, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा होगा तो कैपिटल एफ भी स्मॉल एफ से बड़ा होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि हमें ये पता है ना कि हमने इधर जो पिस्टन है ये छोटा पिस्टन लिया, इधर जो पिस्टन है ये काफी बड़ा पिस्टन लिया है, तो मालूम है कि कैपिटल ए बड़ा है और स्मॉल ए छोटा है। तो आप खुद देखिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, अब यहां तक तो आपने एग्जाम में कर दिया, अब इसके आगे की कहानी सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, ये नोट करके वहां मत दिखाना। कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ, ये हमारा फोर्स आया, फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जो हमारा कैपिटल ए है, वो कैपिटल ए क्या है, मान लीजिए 8 मीटर स्क्वायर, और जो स्मॉल है वो इतना छोटा है कि हमने कह दिया 2 मीटर स्क्वायर है सिर्फ, इसके कंपेरिजन में तो 4 टाइम्स कम हो गया। और कैपिटल जो स्मॉल एफ है, जरा सी छोटी सी फोर्स लगा रहे हैं हम, छोटी सी फोर्स मतलब 5 न्यूटन,
ठीक है, थोड़ी सी फोर्स लगा दी हमने। तो अब आप ये कहिएगा कि अब जरा सी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है हमने, वो भी इधर वाले उस पर, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, देखिए 2 4 8, तो 4 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 5 न्यूटन तो वही है ना जो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई। तो जो मेरे को जो नई फोर्स मिली वो 4 टाइम्स मिल रही है, यानी कि 20 न्यूटन, 20 न्यूटन मिल रही है। अच्छा, अब हमको लग रहा है भाई 20 न्यूटन से कुछ नहीं, 20 न्यूटन से कार थोड़ी उठ जाएगी, मेरे को तो कार उठानी है और फोर्स मेरे को लगाना है कम से कम। ठीक, तो मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, फोर्स आपको कम से कम लगाना है, तो आप एक काम करो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा मतलब इतना छोटा भी करा जाता है, इतना छोटा भी कि एक तरफ तो सिलेंडर बनता है बिल्कुल छोटा सा, जैसे इंजेक्शन हो, इंजेक्शन के जैसा, और एक तरफ सिलेंडर बनता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उतना ही होता है कि हल्के से बस ऐसे ऐसे 2 3 पैर मारने पड़ते हैं और ट्रक तक उठ जाता है। ठीक, तो अब वो जो ट्रक उठ जाता है वो किस वजह से उठता है, क्योंकि वो जो मेटल है वो मेटल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिस मेटल का वो जैक बनता है ना, वो मेटल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं कि मेटल आपने हल्की क्वालिटी का रखा तो वो मेटल ही मुड़ जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा, मैंने अब क्या करा कि ये तो आ गया 4 टाइम्स। अब मैं एक काम करता हूँ कि अब इस कैपिटल ए वाले एरिया को और बढ़ा देता हूँ, मुझे कार नहीं, मुझे तो ट्रक लगाना है। ठीक है, तो मैं उधर वाला जो एरिया है पिस्टन का वो बढ़ा देता हूँ। तो मैंने ये कहा इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, मैंने 20 मीटर स्क्वायर कर दिया, एंड स्मॉल ए को और कम कर दो, आधा मीटर स्क्वायर, बस 0.5 मीटर स्क्वायर, ये कर दिया। और इधर की फोर्स, मैं भाई ताकत उतनी लगाऊंगा, मेरे अंदर ज्यादा जान नहीं, मैं तो थोड़ी सी जान लगाऊंगा, मुझे उठाना ट्रक है लेकिन। ठीक, अब क्या करें, ये मिटा रहा हूं इधर से। हाँ जी, हाँ, तो हम उड़ जाएंगे, तो हम उड़ जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर देगा, वही तो कह रहा हूँ कि अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं कि यहाँ पर हमने लोड डाला, है ना, लोड डाला इतना हैवी के जैसे कि कोई ट्रक है, ठीक है, और यहाँ पर हम लगे हैं जान लगाने और पता चला कि इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ठीक, तो जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो फिर वो यहाँ पर लगा देगा फोर्स, और अपने से तो नहीं कर पाएगा, तो नहीं, तो भी नहीं कर पाएगा, तो ट्रक नहीं कर पाएगा इधर। ठीक है ना, वो रेशो वही है, अभी आप रेशो का ही फंडा समझना बस। हाँ, दोनों सेम है तो फिर तो सीसो वाला खेल हो गया, बैलेंस हो गया। दोनों अगर सेम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जरा देखिएगा मैंने क्या करा, अब मैंने कैपिटल ए वाला एरिया बढ़ा दिया, 20 मीटर स्क्वायर कर दिया, पहले 8 था 20 कर दिया। स्मॉल ए पहले 2 मीटर स्क्वायर था, अब मैंने उसको 0.5 मीटर स्क्वायर बहुत कम कर दिया। तो कैपिटल एफ कितना होगा, 20/0.5 मल्टीप्लाइड बाई वो वाली फोर्स हमारी सेम है 5 न्यूटन। पॉइंट गया, ऊपर 0 आ गया, 5 4 जा, तो भाई यहाँ पर मेरे को मिल गया कितना, 200 न्यूटन। ठीक, तो कितना टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसका 40 टाइम्स। ठीक है, तो 40 टाइम्स सोचो ना कितनी ज्यादा फोर्स हो जाती है। ठीक, तो ये फंडा होता है यहाँ पर। तो जितना ज्यादा ये जो रेशो है, जितना ज्यादा, वही आगे लिखा है, हेंस बाय मेकिंग द रेशो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए लार्ज। तो इस रेशो को लार्ज कैसे बनाया जा सकता है, कैपिटल ए को बढ़ाते जाओ और स्मॉल ए को कम करते जाओ। ठीक है, कैपिटल ए को बढ़ाते जाओ और स्मॉल ए को कम करते जाओ, फिर फोर्स एक छोटा सा बच्चा भी उठा देगा फिर। ठीक है, जिसके अंदर बहुत, हाँ, क्या होगा, नहीं फोर्स लग जाएगा, 0.5 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ ना मैं, 0.5 मीटर स्क्वायर, तो वो एरिया है, तो एरिया तो थोड़ा बड़ा ही होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो भी मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब आधा मीटर, तो आधा मीटर तो लगभग इतना बड़ा तो होता ही है। ठीक है, तो मैं तो फिर भी वो कह रहा हूँ इसको तो और भी कम करा जा सकता है, 0.1 मीटर स्क्वायर करो उसको, और छोटा करो। ठीक है, मैंने तो इतना तक आपको बताया कि वो नोजल लगभग लगभग इतनी होती है, वो नोजल इतनी होती है जैसे कि एक इंजेक्शन हो, इंजेक्शन जितना सिलेंडर, और दूसरी तरफ का सिलेंडर काफी बड़ा सिलेंडर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह से बहुत कम फोर्स के एप्लीकेशन से दूसरी तरफ जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा फोर्स मिलता है, और हम उसको बड़े आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, अब जो अगली एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है, समझ में आ गया अर्जुन, नित्या? यस सर। ठीक है, अगला जो है, अगला आप बस हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स का वही फंडा है कि बड़े से बड़ा हैवी से हैवी ट्रक हो, आपको पता है ना साइकिल का वजन कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है। साइकिल को रोकने के लिए अगर बड़ी तेज स्पीड में साइकिल चल रही है तो उसको रोकने के लिए बड़ी तेजी से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अगर ट्रक है और बहुत हैवी है, वो बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है, तो बड़ा तेज क्या ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हम ब्रेक पर पूरी ताकत लगा दें, खड़े हो जाएं ब्रेक पर, ऐसा तो नहीं। हल्का सा ब्रेक लगाना होता है। वो हल्का सा ब्रेक आगे का जो काम है वो कौन करता है, वो ये फ्लूइड कर देता है, पास्कल लॉ। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वो भी ऐसा ही आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा, बनवा दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए जी आज फिर इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके